हाय एवरीबॉडी, मैं हूं भान सिंह यादव। भान सिंह आईक्यू पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं मुख्यतः 15 से 16 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिससे हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और मूलतः हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और उसमें 8 अनुसूचियां थीं और वो 22 भागों में विभक्त था। लेकिन अब हमारे संविधान में 400 समय समय पर संशोधन होने की वजह से 465 अब अनुच्छेद आर्टिकल हो चुके हैं, जिसमें 25 भागों में जो विभक्त है, और वहीं 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, जिसमें से 4 अनुसूचियां और जुड़ चुकी हैं। इसलिए अब हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब हमें इस संविधान के बारे में डिस्कस करना है कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परीक्षा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे पहली विशेषता है वो हो जाती है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। भारत का संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान माना जाता है। भारत का संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान माना जाता है। दुनिया का यदि कोई सबसे लंबा संविधान है तो वो भारत का संविधान है। क्यों है भारत का संविधान सबसे लंबा? क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा 465 अनुच्छेद हैं। इतने अनुच्छेद या आर्टिकल दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए हैं। यदि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में मुख्यतः या उसमें मुख्यतः नहीं बात करेंगे हम, उसमें केवल ओनली 7 आर्टिकल्स दिए गए हैं। लेकिन वो 7 आर्टिकल बहुत ही बृहद आर्टिकल हैं, बहुत ही बड़े आर्टिकल हैं। लेकिन भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान माना जाता है। और दूसरी ओर यह सबसे लिखित संविधान भी है। लिखित संविधान है, लिखित का अर्थात है हमारा संविधान लिखा हुआ है, दस्तावेजों में लिखा हुआ है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित संविधान होता है, दूसरी ओर अलिखित संविधान होता है। हमारा संविधान, हमारे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। यदि इसके दूसरी विशेषता के बारे में बात करें हम, तो इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। हमारा जो संविधान है, हमारे निर्माताओं ने कई देशों से हमारे संविधान को अडॉप्ट किया है, उनके संविधान को जांचा परखा है और उनमें जो अच्छा लगा वो अपने संविधान में ऐड किया हुआ है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता यही हो जाती है कि विभिन्न स्रोतों से बेहतर अर्थात हमने अलग अलग देशों से इस संविधान को अडॉप्ट किया हुआ है। हमारा देखो, सबसे पहली बात यदि मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान मेनली 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन यदि अब 20% बचता है तो 20% के लगभग संविधान हमने लिया है, अलग अलग देशों से लिया है और वो कहाँ किस देश से हमने कौन सा कंसेप्ट लिया है, एक प्रकार से किस प्रकार की हमने उसमें चीज़ें ली हुई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि किस देश से हमने कौन सा कंसेप्ट लिया है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली हुई है। देखो, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, जबकि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? प्रस्तावना को प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हमने अमेरिका से अडॉप्ट की। लेकिन यदि इसकी भाषा या इसकी लैंग्वेज के बारे में पूछ दिया जाए तो आपको टिक करना होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही अडॉप्ट किया है। समवर्ती सूची क्या होती है? 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, और जो तीसरी प्रकार की सूची होती है उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। संघ सूची पर राज्य केंद्र का नियंत्रण होता है, राज्य सूची पर राज्य का नियंत्रण होता है। समवर्ती सूची पर दोनों मिलजुल करके कानून बनाते हैं, उसमें दोनों प्रकार की सूची होती है, मतलब उस पर राज्य का भी नियंत्रण होता है और केंद्र का भी बराबर नियंत्रण होता है। लेकिन किसी भी स्थिति में, बड़ी स्थिति में संसद का उसमें विशेषाधिकार हो जाता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमने
ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। दूसरा कंसेप्ट केंद्र एवं राज्य के बीच में जो संबंध है ना, कि केंद्र को कितना कर देना, कितना बजट देना, कितना पैसा देना, इस प्रकार का जो संबंध केंद्र और राज्य के बीच में है वो हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन है जो केंद्र के पास और राज्य के पास, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और संसद के विशेष अधिकार है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर हमने जर्मनी से क्या अडॉप्ट किया है। तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो प्रारूप हैं वो हमने लिए हैं। मतलब आपातकाल, आपको पता होगा कि आपातकाल 252 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जबकि 256 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। 260 के अंतर्गत क्या लगाई जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो इन सभी इमरजेंसियों के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां प्राप्त होंगी। यह कंसेप्ट हमने लिया है जर्मनी के संविधान से लिया है। तो इसमें राष्ट्रपति तय करेगा कि किस प्रकार के मौलिक अधिकारों को बैन करना है, बंद करना है, कि नागरिक को कोई मिले अर्थात ना मिले। तो ये प्रकार की संबंधी शक्तियां हमने जर्मनी से अडॉप्ट की हुई हैं। यदि बात कनाडा की करते हैं, तो कनाडा के संविधान से हमने एक संघात्मक की विशेषता ली है। संघात्मक अर्थात फेडरलिज्म, इस प्रकार की विशेषता हमने कनाडा से लिए। अब आप समझिए संघात्मक क्या होता है। तो संघात्मक अर्थात सरकार दो हिस्सों में बटी हुई होती है, एक तो केंद्र सरकार होगी और दूसरी होगी राज्य सरकार। दो सरकारें होंगी और इसकी दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि इसमें क्या होगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। और क्या हो सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं, इस सारी की सारी विशेषताएं आ जाती है संघात्मक विशेषताओं के अंतर्गत। कनाडा से हमने अपशिष्ट शक्तियों का कंसेप्ट लिया है। अब अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं इसके बारे में समझिए। तीन प्रकार की मैंने अभी आपको सूचियां बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो चौथे प्रकार की सूची हो जाती है वो हो जाती है अपशिष्ट सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों का नियंत्रण होता है, लेकिन जो भी कंसेप्ट या जो भी चीजें या जो भी निर्णय बच जाते हैं या राज्य के अधीन नहीं रखते हम, या उसे केंद्र के अधीन नहीं रखते, या उसे समवर्ती सूची में नहीं रखते, तो उस विषय को हम अपशिष्ट सूची के अंतर रख देते हैं। उस अपशिष्ट सूची पर केंद्र का नियंत्रण होता है। इस प्रकार का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। और हमने राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका कंसेप्ट भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। संघ व राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो कंसेप्ट भी हमने कनाडा से अडॉप्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार की विशेषता हमने कनाडा से ली हुई है। बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिया है। उस कंसेप्ट का नाम हो जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की पूरी छूट दी गई है। कुछ एक्सेप्शन की वो बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इन राइट को छोड़ करके जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इस प्रकार का कंसेप्ट हमने दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। बात करते हैं कि आखिर हमने रूस से क्या लिया हुआ है। तो रूस से जो हमने कंसेप्ट लिया है वो कंसेप्ट लिया है हमने क्या, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य आपको पता होंगे कि संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मूलतः तो 10 थे, लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि क्या था, शिक्षा का अधिकार या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पालकों द्वारा प्राप्त कराना, ये हम सभी का कर्तव्य था। इसमें कर्तव्य जैसे कि संविधान के अनुशासन का पालन करना, ध्वज का, राष्ट्रीय तिरंगा का पालन करना, और पर्यावरण की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, इस प्रकार की जो सारे कर्तव्य हैं वो हमने रूस से लिए थे, जो कि हमने संविधान में कहाँ पर रखे हैं, भाग 4A के अंतर्गत 51A अनुच्छेद में रखे हैं। बात करते हैं कि अब हमने जापान से क्या लिया हुआ है। तो जापान से हमने एक कंसेप्ट लिया हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, जापान से लिया हुआ है। जबकि अमेरिका की बात करें कि आखिर हमने अमेरिका से क्या लिया, तो अमेरिका से जो हमने कंसेप्ट लिया है वो कंसेप्ट लिया है क्या, मौलिक अधिकार। आपको सभी परिचित होंगे इससे, मौलिक अधिकारों से, जो कि हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं। यदि हम इनका उल्लंघन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और प्रस्तावना, जो कंसेप्ट प्रस्तावना का, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। संघ सूची जिस पर केंद्र का नियंत्रण होता है, राज्य सूची जिस पर राज्य का नियंत्रण होता है,
इन सब कंसेप्ट को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने आयरलैंड से बोरो किया है या लिया है, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में। जैसे ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते, इनकी मजबूरन नहीं इन्हें जारी किया जा सकता। ये तो राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि राज्य इन्हें लागू करे या ना करे। जैसे 36 में दिया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, मतलब राज्य कौन कौन सी होगी। इस प्रकार से जो आर्टिकल दिए गए हैं 36 से 51 तक, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि हम एक संविधान की एक सीरीज ही पूरी ला रहे हैं, तो हम इन सभी के बारे में बाद में बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखना चाहिए कि आयरलैंड से हमने कंसेप्ट लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। बात करते हैं कि आखिर हमने ब्रिटेन से क्या अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन से क्या है, ब्रिटेन का तो क्या है, पहले से ही भारत में कंसेप्ट चल रहा था ब्रिटेन संविधान का, क्योंकि वायसराय या भी जो गवर्नर जनरल आते थे वो ब्रिटेन के ही संविधान से ला करके जो दस्तावेज थे वो यहीं लागू होते थे। तो पूरा का पूरा जो संघीय व्यवस्था है हमारे देश में वो ब्रिटेन से ही प्रभावित है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अफेक्टेड बाय द भारतीय शासन अधिनियम 1935। हमारा जो भारतीय संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी, मतलब टोटल परसेंट 80% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बनाता। इसमें मौलिक अधिकार नहीं जोड़े गए थे, फंडामेंटल राइट को नहीं जोड़ा गया था, बाकी इसमें लगभग सब कुछ ही था। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में, जो कि संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, वो हो जाती है नम्यता एवं अनम्यता वाला कंसेप्ट। तो हमारे संविधान में नम्यता अनम्यता दोनों का मिला जुला रूप है। हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए एक समान प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में अपनाई जाती है। वहीं एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है हमारे संविधान को संशोधन करने के लिए, जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में होता है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप हमारे संविधान में देखने को मिलता है। नम्यता अनम्यता दोनों को देखने को मिलती है। अब लचीला और कठोरपन कैसे देखने को मिलता है अपन को, वो इस प्रकार से मिलता है। देखो, भारतीय संविधान दोनों का मिला जुला रूप है, पहली बात तो। अब आपको समझना चाहिए कि संसद 368 के अंतर्गत क्या करती है, संशोधन कर सकती है। अब संसद को 2 प्रकार के अधिकार होंगे, या तो वो 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन कर दे संविधान में, तो ये सरलता हो गई, मतलब एक प्रकार की नम्यता हो गई। दूसरी चीज, संसद को टेढ़ी खीर हो जाता है संविधान में संशोधन करना। किस प्रकार, उससे विशेष बहुमत चाहिए और कम से कम आधे राज्यों से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए, तभी वो संशोधन कर सकती। तो यहाँ तो प्रदर्शित कर रहा है क्या, नम्यता वाला कंसेप्ट, और यहाँ प्रदर्शित हो रहा है अनम्यता वाला कंसेप्ट, मतलब लचीलापन और कठोर दोनों हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारा संविधान बहुत ही बृहद संविधान, बहुत ही अच्छा संविधान माना जाता है। बात करते हैं कि हमारी चौथी विशेषता के बारे में। तो जो चौथी विशेषता हो जाती है, तो चौथी इसकी जो विशेषता है वो हो जाती है इसकी एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था किस प्रकार है, तो देखो 2 प्रकार की हमारे यहाँ मुख्यतः तो संघीय सरकार को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म को क्या किया गया है, अपनाया गया है। क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी से आगे डिस्कस करेंगे। तो आप अभी समझने का प्रयास कीजिए आखिर संघीय सरकार क्या है। हमारा जो मुख्यतः हमने इसी को अपनाया है। संघीय सरकार की विशेषता जैसे 2 सरकार वाला कंसेप्ट, शक्तियों का विभाजन, लिखित एवं संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनता। ये सब जो विशेषता है वो संघीय सरकार को दर्शाते हैं, जबकि एकात्मिकता या गैर संघीय सरकार या इसे अध्यक्षीय वाली प्रणाली भी कहा जाता है, अध्यक्षीय प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसमें एक सशक्त केंद्र होता है, हमारे यहाँ सशक्त केंद्र है, एक संविधान होता है, हमारे यहाँ भी एक संविधान है, एकल नागरिकता होती है, जबकि अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है और अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकाल आदि ये सब प्रदर्शित करते हैं किसको, एकात्मिकता को।
की ओर। तो हमारे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि दो सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, लिखित एवं संविधान की सर्वोच्चता है और एकात्मिकता की भी कुछ विशेषताओं को फॉलो करता है, जैसे सशक्त केंद्र, एक संविधान एक अंग। तो इसलिए हमारा संविधान ना तो संघीय है और ना ही एकात्मिकता है, बल्कि हमारा संविधान जो है वो है क्वासी फेडरलिज्म। अर्थात क्वासी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि थोड़ा संघीय है और कुछ एकात्मिकता की ओर झुकाव है। इसलिए हमने इस टर्म को क्या लिखा, एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का क्या करता है, रखता है हमारा भारतीय संविधान। अब अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं, आखिर अगली विशेषता क्या है। तो जो अगली विशेषता हो जाती है हमारे भारतीय संविधान की, वो हो जाती है सरकार का संसदीय रूप। सरकार के संसदीय रूप के बारे में बात करें तो जो हमने संसदीय तंत्र है वो हमने मुख्यतः ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया हुआ है। और ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाने के साथ साथ संसदीय जो व्यवस्था है उसे किसे कहा जाता है, मतलब कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय को ही क्या कहा जाता है, संसदीय व्यवस्था। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जिस प्रकार अमेरिका में है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल या मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और अब एक और टर्म दिया जाने लगा है, प्रधानमंत्री सरकार। तो इसे हमेशा याद रखेंगे कि इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर संसदीय स्वरूप की क्या विशेषताएं दी हुई हैं। एक विशेषता है जैसे वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक हेड जैसे प्रधानमंत्री, नाम मात्र जैसे राष्ट्रपति हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर बहुमत दल का शासन ही होगा, बहुमत दल का शासन होगा, मतलब जिसके पास ज्यादा वोट सीट होंगी तो वही शासन करेगा। और विधायिका में मंत्रियों की उपस्थिति क्या प्रदर्शित करता है, संसदीय स्वरूप को प्रदर्शित करता है। और यदि यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार होती है। और यदि सीटें कम हैं या सरकार के पास बहुमत नहीं है तो लोकसभा भंग हो जाती है। मतलब निचले सदन, दो सदन होते हैं, एक तो अपर हाउस एक तो लोअर हाउस। तो जो लोअर हाउस है उसमें प्रधानमंत्री आते हैं, जिसमें लोकसभा आती है। और राज्य में इसी प्रकार विधानसभा होती है जो हर 5 साल के बाद विघटन हो जाता है। मतलब यदि बहुमत खो देती है तो उसका विघटन होना तय हो जाता है। अगली विशेषता के बारे में बात करेंगे तो इसकी अगली विशेषता जो हो जाती है इसकी हो जाती है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो संसदीय संप्रभुता मतलब संसद संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, संप्रभु मतलब स्वतंत्र। यह वाला कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। हमने कहाँ से लिया है, यह वाला कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। अब किस प्रकार से स्वतंत्र हैं कि बड़े बड़े संशोधन यदि करना है संसद को तो वो कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है। किस प्रकार का, मतलब जो न्याय है ना, न्यायपालिका, उसका कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। तो जिस प्रकार ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है कि संसद बड़े बड़े भागों को संशोधित कर सकती है, उसी प्रकार अमेरिका से हमने क्या लिया है कि संसद के कानूनों को असंवैधानिक भी करार कर सकती है। कौन, न्यायपालिका असंवैधानिक करार कर सकती है। तो ये फिर एक प्रकार का क्या हो गया कि संसद और न्यायपालिका के बीच में समन्वय हो गया। दूसरी चीज हमने क्या अडॉप्ट की है, दूसरी चीज हमने जो अडॉप्ट की है वो अडॉप्ट की है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत का मतलब क्या होता है कि देखो शीर्ष पर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, फिर दूसरे लेवल पर हाई कोर्ट, राज्य के लेवल पर हाई कोर्ट, और जिला लेवल पर हो जाएगा जिला कोर्ट। इस प्रकार इसे एकीकृत कहा जाता है। स्वतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, हाई कोर्ट स्वतंत्र है, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी स्वतंत्र है। चौथी विशेषता इसकी हो जाती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप सबको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के पार्ट 3 में दिए गए हैं, 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बड़ी डिस्कस के साथ बड़ी अच्छे से हम इसे डिस्कस करेंगे बाद में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस से बात करेंगे, इसके डिटेल में विवरण करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। और मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, मैंने अभी बताया था, रूस से लिया है। राज्य का आयरलैंड से, इसका आयरलैंड से है, और इसका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो अब अगले कंसेप्ट की बात करते हैं हम।
अगली विशेषता की, तो हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष अर्थात हमारा कोई धर्म नहीं है, सभी लोगों को धर्म की आज़ादी है, मानने की आज़ादी है, प्रचारण करने की आज़ादी है, सभी को अपने अपने तरीके से रहने की आज़ादी है। इसलिए हमारा जो संविधान हमें क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष कहता है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ये पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले इसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन 1956 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्रस्तावना शब्द में जोड़ दिया था, प्रेमबल में जोड़ दिया था। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से धर्म को मान सकता है। धर्मनिरपेक्ष जैसे 14 में समानता का अधिकार हो गया, ठीक है, और 15 में जैसे जाति धर्म मूल वंश आदि के आधार पर विभेद पर निषेध किया गया है। 16 में जैसे किया गया है क्या, लोक नियोजन में समानता। इस प्रकार से जैसे इसमें न्याय, अपने धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से जो भी इसमें है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज़ यदि बात करते हैं हम, तो वो हो जाते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हो जाता है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, उससे किसी भी धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, बशर्ते उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तो वो वोट डाल सकेगा। पहले यह इस प्रकार 21 ईयर थे, लेकिन इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगली विशेषता है इसकी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो खुद के राज्य की नागरिकता होती है और दूसरी अमेरिका की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ केवल भारत की नागरिकता ही होगी। संविधान संघीय होने के बावजूद भी, देखो संघीय मतलब एक तो राज्य होगा, एक केंद्र होगा, तो हमारे यहाँ राज्य की अलग से नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ केवल केंद्र की मतलब भारत की नागरिकता है। तो देखो कितना प्यारा संविधान बना हुआ है हम लोग का, कि संघीय होने के बावजूद भी एकल नागरिकता का कंसेप्ट अपनाया हम लोग ने। दूसरी चीज हो जाती है यहाँ पर स्वतंत्र निकाय अर्थात स्वतंत्र बॉडी। ये स्वतंत्र बॉडी क्या होती है, स्वतंत्र बॉडी क्या होती है, मतलब जो भी आयोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जैसे निर्वाचन आयोग, यदि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन संविधान करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, जो कि केंद्र के खातों की जांच करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि यूपीएससी या अदर एग्जाम को कंडक्ट कराता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो कि स्टेट लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये सब स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते, इसलिए इन्हें स्वतंत्र निकाय या इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है। दूसरी चीज आ जाती है इसमें आपातकाल की। तो आपातकाल की एक प्रमुख विशेषता है आपातकाल अनुच्छेद 252 से लेकर के 260 के अंतर्गत इसमें प्रावधान दिया गया है। 252 में नेशनल इमरजेंसी लगती है और 256 में राजकीय इमरजेंसी लगती है, 260 के अंतर्गत वित्तीय इमरजेंसी लगती है। जो लास्ट या अंतिम जो हमारी विशेषता बचती है वो है त्रिस्तरीय शासन। तो एक शासन पंचायत स्तर पर होता है, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इन सभी विशेषताओं के बारे में हमने बारी बारी से डिस्कस किया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, भानसिंह IQ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। तो आप इसे थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। अगली वीडियो में आप लोग मिलेंगे।